दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये केस क्या है? एक रेप ऑफेंस के अंदर जो कपूर दास बेहंत है उसको कन्विक्ट कर दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा। जो चार्ज के अकॉर्डिंग कन्विक्ट किया गया उसके अंदर 3 सेक्शन जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 376 सेक्शन सब क्लोज टू सब सेक्शन एन, जिसके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा टिल डेथ तक दी गई। जो सेकंड जो सेक्शन था वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक्ट, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर सेक्शन 3 क्लोज टू सब क्लोज बी के अकॉर्डिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। और जो थर्ड जो सेक्शन लगाया गया वो भी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का लगाया गया, जो कि सेक्शन 3 क्लोज 1 और सब क्लोज डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, जहां पर 2 साल की सजा दी गई। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इससे अलग हटके चीज बताना चाहता हूं। जब नारी कोई सच बोल रही होती है ना तो उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसका चीरहरण हो रहा था, तो वहां पर जो सारी सभा थी वो मूर्खों की तरह वहां पर बैठी हुई थी और उसकी जो चीरहरण हो रहा था, जो उसके साथ अमर्यादित ढंग से बातचीत हो रही थी, अमर्यादित ढंग से उसके साथ कार्य हो रहा था, तो उस समय वो सारा का सारा जो दृश्य जो वहां पर बैठे महान ज्ञानी और महान अनुभवी लोग उसको देख रहे थे, जबकि वो सही सच के लिए लड़ रही थी, तो वहां पर तो उसको सुना नहीं जाता। लेकिन एक और दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं साथ के साथ, जो रामायण के अंदर जब शूर्पणखा जब लक्ष्मण और श्री राम जी के साथ वहां पर गलत एक्टिविटी करती है और उसके साथ कुछ उसको जब वहां से धमका के भेजा जाता है, तब वो रावण से झूठी बातें बोलती है, जिसके कारण उसकी झूठी बातों को वहां एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो मैं आपको ये 2 चरित्र बता रहा हूं कि जब नारी सच बोल रही होती है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, और जब नारी झूठ बोल रही होती है तो उस पर विश्वास कर लिया जाता है। तो इस केस के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस केस के अंदर जो मेहंत दास कपूर दास जो मेहंत है उसको एक्यूज बनाया गया पहले, क्योंकि एफआईआर लॉन्च हुई तो एक्यूज बन गया। एक्यूज बनने के बाद उसका जो ट्रायल हुआ वो फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट के अंदर हुआ, पोक्सो कोर्ट के अंदर हुआ, जहां पर उसको एक्यूज से कन्विक्ट कर दिया गया 3 सेक्शनों के अंदर, और उसको यानी कि जेल में ही वो है। उसके बाद जब ये सारी सर्कमस्टांसेस होती है तो जो कन्विक्ट होता है उसके पास एक अपील का राइट होता है। जो अपील का जो राइट होता है वो 374 सब सेक्शन 2 के अंदर सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट में अपने वकील की हेल्प से वहां पर एक अपील दायर करता है इस जजमेंट के अगेंस्ट, जो ये जजमेंट दिया गया था। और ये जो जजमेंट के अगेंस्ट, इस जजमेंट के अगेंस्ट जिस अपील को दायर किया गया हाई कोर्ट के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर इसकी सुनवाई की गई। वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि वहां पे रमेश सिन्हा जी थे, और साथ में उनके साथ जो जज थे दूसरे दत्ता गुरु जी, वो उन्होंने इस केस की सुनवाई की। अब इस केस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस केस के अंदर क्या हुआ, या इस केस से अलग हटके क्या चीज होती है। अब जो रेप होता है वो रेप एक अलग कंसेप्ट है या अलग चीज है, एक हीनियस क्राइम है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बुरी एक्टिविटी है। और उसके साथ अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी एक्टिविटी होती है या किसी भी लड़की के साथ ऐसी एक्टिविटी होती है, तो ये उसके पास राइट होता है कि वो तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराए, और जो कि उसका राइट भी बनता है, और उसके साथ ऐसा घृणित कार्य भी हुआ है तो ये सभी के लिए एक ड्यूटी भी बनती है कि ऐसे कार्य में उसकी सपोर्ट भी की जाए। लेकिन जो कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग चीज है, जो कि रेप ऑफेंस से अलग है। आप जब रेप ऑफेंस की जो डेफिनेशन पढ़ते हो, रेप ऑफेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है वो भारतीय नागरिक संहिता 2023 के अंदर जो हमारे कानून नए कानून आए थे उसके अंदर जो सेक्शन 63 है वहां पर रेप को डिफाइन किया गया है। मैंने पहले भी जो आईपीसी 8060 के अंदर था वहां पर भी रेप को डिफाइन किया गया था, और उसके साथ 7 कंडीशन भी लगाई गई थी और 2 एक्सेप्शन भी लगाए गए थे साथ में, और इसको पोक्सो एक्ट में भी डिफाइन किया गया था। अब वही जो डेफिनेशन है वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर 2023 के अंदर, जो कि 2024 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था कानून, उसके अंदर भी ये डेफिनेशन दे रखी है। जब कोई आईओ जब इस केस के अंदर जो रेप के ऑफेंस होते हैं, जो रेप का केस दर्ज होता है, तो उससे पहले उसे इस डेफिनेशन से गो थ्रू होना चाहिए, क्योंकि जो रेप की ऑफेंस की जो डेफिनेशन होती है वो फर्स्ट क्या कहती है कि किसी एक्यूज पर्सन ने अपना पेनिस किसी भी सीमा तक उसकी वजाइना के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, माउथ के अंदर, एनस के अंदर इंसर्ट किया हो, या किसी से ऐसा करवाया हो, किसी और व्यक्ति से ऐसा कराया हो। ये पार्ट ए की डेफिनेशन है, 63 सेक्शन पार्ट ए की डेफिनेशन है।
दूसरी जो डेफिनेशन इसके अंदर, जो बी पार्ट के अंदर जो डेफिनेशन आती है, वो कहता है कि इसके अंदर इंसर्ट किया हो कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी वजाइना के अंदर या फिर एनस के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर किसी भी सीमा तक ऐसा कराया हो, खुद किया हो या किसी की ओर से करवाया हो, सेकंड डेफिनेशन होगी। जो थर्ड डेफिनेशन है कि उसने महिला की बॉडी को ऐसे मैनिपुलेट किया हो कि वो सेक्स यानी कि ऐसा करने के लिए वो मजबूर हो जाए, यानी कि वो ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर हो जाए, और या फिर किसी व्यक्ति से ऐसा करवाने के लिए मजबूर हो जाए, थर्ड डेफिनेशन। जो फोर्थ डेफिनेशन क्या आती है, फोर्थ डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है कि अक्यूज ने अपना माउथ उसकी वजाइना पे, यूरेथ्रा पे या एनस पे लगाया हो या ऐसा किसी और व्यक्ति से कराया हो। तो ये चार डेफिनेशन जो दे रखी है वो रेप ऑफेंस के अंदर जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर भी दे रखी है और पोक्सो एक्ट के अंदर भी ये डेफिनेशन दे रखी है। और इसके साथ जो 7 कंडीशन लगा रखी है, वो 7 कंडीशन क्या है कि यह जो कार्य हो, जो फर्स्ट है, यह जो कार्य हुआ हो उसकी विल के अगेंस्ट हुआ हो। सेकंड जो इसके अंदर जो डेफिनेशन जो कंडीशन लगा रखी है उसकी कंसेंट से उसकी कंसेंट के साथ ना हुआ हो। तीसरा, उससे जो कंसेंट ले रखी हो वो डरा धमका के ले रखी हो, 3 होगी। चौथी, उसे कंसेंट जब ली गई हो उसे यह कह के ली गई हो कि मैं आपका लॉफुल हस्बैंड हूं, 4 होगी। पांचवा, उसे कंसेंट कब ली गई हो, जब उसको ये लगता हो कि ये अनसाउंड माइंड हो, 5 होगी। छठा, वो जब 18 ईयर से कम हो तब ली गई हो, 6 होगी। सातवां, वो अनेबल हो कि कम्युनिकेट करने में, 7 होगी। जब ये 4 डेफिनेशन के साथ ये 7 कंडीशन एग्जिस्ट करती है और 2 एक्सेप्शन, यहां पर 2 एक्सेप्शन अलग रखी गई हैं, जहां पे हस्बैंड को अपवाद में रखा गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है, और डॉक्टर को भी एक्सेप्शन में रखा गया है। क्यों रखा गया है? अगर मान लो कोई महिला शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड पे ऐसा एलिगेशन ना लगा पाए, रेप का एलिगेशन ना लगा पाए। और जो डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टरी प्रोसीजर के दौरान उसे कभी किसी महिला को ऐसी डिजीज हुई तो डिजीज के दौरान उसकी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसे कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ गया, या फिर उसके डिलीवरी के टाइम कोई ऐसा मेडिकल फॉलो करना पड़ गया, तो उस समय इन दोनों चीजों को अपवाद में रखा गया। यह है रेप का ऑफेंस। तो अब इसके अंदर जो ये केस था, इस केस के अंदर क्या हुआ, जो लड़की की जो स्टेटमेंट हुई 161 के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, जब एक आईओ जब इस केस की इंक्वायरी करता है तो उस समय उसकी स्टेटमेंट लेता है, और 164 जब जज के सामने वहां पर उसके बयान होते हैं तो वो अलग स्टेटमेंट होती है। दोनों स्टेटमेंट को जब हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया और वहां पर जब बताई गई सारी की सारी चीजें, तो लड़की ने क्या बयान दिए थे, लड़की ने क्या क्या कहा था कि 5/3/2018 को सुबह 9 बजे का समय था, जो ये एक्यूज पर्सन है कपूर दास मेहंत हमारे घर में आया, यानी कि मेरे घर में आया। विक्टिम ने ऐसे कहा, मेरे घर में आया, मैं घर पे अकेली थी और मेरे जो मम्मी और पापा यानी फादर यानी कि और मदर या पेरेंट्स बाहर गए हुए थे काम से, तो इसने मेरे साथ वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ये फ्रीक्वेंटली मेरे घर में आता था। इसने मेरा 13 टाइम्स मतलब फिजिकल रिलेशनशिप मेरे साथ 13 टाइम्स बनाए। मैं प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद जब मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकी हुई थी तो मैंने ये बात अपनी मदर को बताई। मदर ने उसको जाके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वहां पे कंफर्म कर दिया कि ये क्या है, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब एक्यूज पर्सन को उन्होंने घर पे बुलाया, यानी कपूर दास मेहंत को घर पे बुलाया और उससे पूछा, तब लड़की जो लड़की थी विक्टिम उसके साथ 2 दिन साथ में भी रही फिर, और 2 दिन जब उसके साथ में रही तो जो कपूर दास मेहंत था वो किसी और महिला के साथ पहले रह रहा था, यानी कि वो शादीशुदा था। तो इससे जब आई घर पे आई तो उसने अपनी मम्मी के ब्याह पे और मम्मी के साथ जाकर एफआईआर लॉन्च करा दी थी, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा गया। और जब ये ऐसी बात बोली गई तो जो लड़की ने ये भी कहा कि ये जो टास्क हुआ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ। ये जो हमारा रिलेशनशिप था उसको 1 साल हो गया था। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं कोई कंप्लेंट भी ना करती। इस स्टेटमेंट के ऊपर जो हमारे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा, जहां पर उसके जो वकील थे, कपूर दास मेहंत के वकील थे, उन्होंने इन तथ्य को बड़े जोर दे के कहा कि जो लड़की ने ये स्टेटमेंट दी है कि शी फर्दर स्टेटेड दैट शी नॉट बिकम प्रेग्नेंट, शी वुड नॉट लॉज एनी कंप्लेंट। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती यानी कि कंप्लेंट लॉज ना कराती। और उसने ये भी कहा कि हमारे जो रिलेशनशिप को 1 ईयर हो गया था,
पहले मैं और ये प्यार करते थे, लेकिन अब मैं इससे प्यार नहीं करती। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कंसेंचुअल रिलेशनशिप जनरेट हुआ होता। तो यहां पर जो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने जो कन्विक्ट किया गया था सेशन कोर्ट के द्वारा, उसको एक्विटल कर दिया गया। रेप के ऑफेंस से, एट्रोसिटी के एक्ट से, दोनों से वहां से उसको एक्विटल कर दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब यहां पर एक और चीज थी, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर डेट ऑफ बर्थ का भी डाउट था। जो डेट ऑफ बर्थ थी वो लड़की के अकॉर्डिंग जो 8th क्लास में वो पास आउट थी, वो कहती थी कि मेरी जो एज है वो 16 ईयर है। अब 16 ईयर है, जब उसके स्कूल टीचर से रजिस्टर मंगाया गया, यहाँ वहां पर जो पुलिस ने उसको रजिस्टर को सीज किया था, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी उसके अकॉर्डिंग वो 16 के आसपास की ही थी। लेकिन वहां पर लड़की के ब्याह पे, यानी कि विक्टिम के ब्याह पे जब उसका एडमिशन हुआ था वहां पे, तो उसके पेरेंट्स ने कोई भी ऐसा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जमा नहीं करा रखा था। केवल रजिस्टर के ब्याह पे, केवल एक लाइन के ब्याह पे हम ये नहीं कह सकते कि इसका डेट ऑफ बर्थ ये होगा। उसकी माता को भी, विक्टिम की मदर को भी ये भी नहीं पता था ये इसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या है, उनको भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था। विक्टिम को भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था। स्कूल का जो रजिस्टर था उसके अंदर भी जो डेट मेंशन थी उसके साथ कोई ऐसा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं लगाया गया था एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, वो भी लगाया गया था। तो इन सभी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और जो लड़की के जो बयान थे, जो लड़की ने बयान दिए 164 के अकॉर्डिंग, वहां पर जो वो रिफ्लेक्शन कर रहे थे उसके अंदर ये कहा गया कि लड़की जो थी वो 1 साल से इसके साथ लव अफेयर में थी, यानी कि कंसेंचुअल थी। और 1 साल के बाद जब उसको ये लगा कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती, अब उसको ये भी पता था कि जो फिजिकल रिलेशनशिप जनरेट हो रहे हैं इससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसको ये भी पता था। उसने ये भी बताया कि उसने 13 से ज्यादा बार ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और साथ में उसने ये भी फर्दर स्टेटेड किया कि अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो अपनी मम्मी को, यानी कि अपने पेरेंट्स को ना बताती। और जो इसके अंदर जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई, जो डॉक्टरी में क्या, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उसने जब चेकअप किया लड़की का, विक्टिम का, तो उसके अंदर जो ये प्रेग्नेंट थी तो उसको फीटस को मतलब 28 वीक्स हो चुके थे, और वो प्रॉपर वे में सब कुछ, कोई इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई। और जो दूसरे डॉक्टर ने इसको बताया गया, सारी रिपोर्ट बताई गई कि कोई भी ऐसा जो इंटरनल वजाइना का जो चेकअप किया गया या वहां पर भी कोई भी ऐसी चीज मतलब इंजरी नहीं पाई गई, सब कुछ नॉर्मल था। और डॉक्टर ने साथ में एक स्टेटमेंट और दी थी कि इस ब्याह पे ऐसा लगता है कि लड़की एक हैबिचुअल बन गई थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ऐसा एक डॉक्टर का कहना था। इस केस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पीडब्ल्यू थे, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो इस केस से आपको यह पता लगता है कि जो रेप ऑफेंस होता है और कंसेंचुअल रिलेशनशिप होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। यहां पर जो कन्विक्ट कर दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा कपूर दास मेहन को, वो हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने उन्हें एक्विटल कर दिया गया फ्रॉम द चार्जेस ऑफ रेप ऑफेंसेस। यानी कि ये आपको केस एक और नया मिल गया जहां पर रेप के एलिगेशन लगाए गए थे, और लेकिन जब हम केस के अंदर गए तो वहां पर उनको जो स्टेटमेंट मिली वो कंसेंचुअल रिलेशनशिप की मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेप का ऑफेंस है और जो कंसेंचुअल रिलेशनशिप का ऑफेंस है, कंसेंचुअल रिलेशनशिप को रेप के कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस या डायरेक्शन या जजमेंट दिए हैं, कई बार जजमेंट दिए हैं। तो आज यहाँ हाई कोर्ट ने भी ऐसा जजमेंट दिया है। तो दोस्तों आज ये केस में मैं आपको जो बताना की कोशिश कर रहा था, तो ये सारा का सारा केस का शेड्यूल है। आप इसमें वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। और एक चीज और आपको इसमें सीखने को मिली है कि जो यहाँ पर जो लड़का था वो जनरल कास्ट से बिलोंग करता था, जो लड़की थी वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो SC और ST एक्ट लगता है वो तब लगता है कि जब लड़का नॉन SC ST हो, यानी कि लड़का कोई जनरल कास्ट से बिलोंग होगा तो ही उसके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। अगर ये टास्क किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लड़के ने या लड़के ने किया होता तो उस पर SC ST एक्ट नहीं लगता, उस पर केवल रेप का चार्ज ही लगता और ये दोनों सेक्शन वहां पर ना लगते। ओके दोस्तों, धन्यवाद।